नमस्कार। आज हमसे जुड़े हुए हैं हमारे कॉलेज के साथी मिस्टर ईपन साइमन। और आप एक बहुत ही सुलझे और जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं। आपका जीवन एक संघर्ष रहा है और इस संघर्ष में हमें जो है आज का जो चर्चा का विषय है कि क्राइम फ्री भारत की जो सोच है उसे के बारे में आपकी क्या धारणा है और कैसे उसे हम जल्दी से जमीन पर उतारें। और जमीन को उतारने के लिए जो हमने एक एनर्जी मॉडल को भी इजाद किया है जिसमें बिना किसी नुकसान के हमें अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ना है। और उनको जोड़ते हुए हम जो है बहुत जल्दी जो है लोगों को जो है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, किसी भी समाज सेवा के हों, किसी भी प्रोफेशन के हों, चाहे वो किसी भी व्यवसाय के हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, चाहे वो एडवोकेट्स हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, कोई भी हो, भारतीय हैं, वो सभी जो है किसी ना किसी के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में है। हमें अपने अपने एरिया इन्फ्लुएंस के लोगों को प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ना है संकल्प करके। और जिनको जोड़ना है उनको भी संकल्पित करना है कि उन्हें क्राइम फ्री भारत के जो है 10-10 लोगों को प्रतिदिन उनको जोड़ना है। और इस तरीके से जो जोड़ने का क्रम है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आगे बढ़ता जाएगा। और यदि हम संकल्पित भाव से ये काम करते हैं तो हम आसानी से 9 दिन में 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। अब इस पहले तो जो है ना, मैं आपसे चाहूंगा कि आपने हमारे पुराने सदस्य हैं, आप इंजीनियर भी हैं, जुझारू के भी हैं। आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट लेके काम किया। आपने जीवन के हर पहलू को बहुत नजदीक से देखा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप जो है पहले आपके जेहन में क्या बात है, कैसे जो है हम क्राइम फ्री भारत को जमीन पर उतारें। और अब मुझे ये लगने लगा है कि हमें सही आजादी नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं हमें सही आजादी, सही नियम कानून, सही व्यवस्था जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी हो, अकाउंटेबिलिटी भी हो, लॉर्डशिप ना हो। और फिर जो है जो हमारा राजनीतिक सेटअप है वो आज जो कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के कारण उसने डेमोक्रेसी का गला घोट दिया है। तो क्या हम फिर से जो है ना डेमोक्रेसी को वापस ला सकते हैं और वो हम कैसे वापस लाएंगे, ये बहुत जरूरी बात है। तो इसमें मैं चाहूंगा कि अब आप अपने इस बारे में विचार बताएं, अपना सुझाव दें। और आपके मन के जो संशय हैं आप बिल्कुल फ्रेंकली उसको बिना किसी संकोच के सामने रखिए तो उससे फायदा मिले। जी जी मिस्टर साइमन। सर। सर मेरा आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो आप एक काम करिए, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए और अकेला माइक्रोफोन से बोलिए तो जो है जो इंडिपेंडेंस ले इंटरनेट पाए की जो है वो आपको ज्यादा बाधित नहीं। बात अपनी तो आप केवल माइक्रोफोन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को आप जो है बंद करूं। वीडियो को चाहे तो आप बंद कर लें तो आपको आवाज ठीक ढंग से आएगी। हाँ, अब एक नेटवर्क अच्छा मिला है शायद। हम्म। जी सर, मेरा एंगल यही है सर कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है जी। नहीं, आपकी आवाज फिर से गायब हो गई है। आपका माइक ऑफ हो गया, आपका माइक रेड है, उसे दोबारा टच कर दीजिए। आपका माइक रेड है।
आपका माइक रेड है, इसको ग्रीन करिए। मिस्टर साइमन, आपका माइक रेड होने के कारण, हाँ, उसको टच करके ग्रीन करिए। यस सर। अब आपकी आवाज है। जी, तो वी मेड द पॉलिटिकल सिस्टम, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, यदि इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसको सॉल्व करने के लिए। नाउ व्हाट आई थिंक इज, जो भी लेजिस्लेटिव है उनमें आइदर 5 years और राज्यसभा हो तो 6 years, उससे ऊपर का टेन्योर नहीं है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। The executive, जो completely for 30-35 years, the most intelligent people are getting into the executive with 30-35 years of prominence in it. उस बीच में उनको ना कोई सिलेक्शन प्रोसीजर्स है, जरूर प्रमोशंस के प्रोसीजर्स होंगे, but and even after that lifelong they are ensured of a pension, एंड ऑल दीज थिंग्स होने के बाद भी ये लोग भी लेजिस्लेशन को एग्जीक्यूट कराने में सक्सेसफुल नहीं रह पाए। ऑल दीज थिंग्स, इन लोग हमेशा फॉर सिंपल ग्रीड और सिंपल फियर पॉलिटिकल सिस्टम के नीचे अधीन रहे हैं। व्हाट आई थिंक इज, ईपन साहब, ये ज्यादा प्रॉब्लम जो है मानसिकता की, मानसिकता की है। आई एग्री टू। इसमें प्रॉब्लम ये है कि पॉजिटिव पार्ट ये है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव दे आर सिलेक्टेड ऑन मेरिट विदाउट एनी रोल ऑफ द पॉलिटिकल बॉसेस, राइट। संविधान में के प्रोटेक्शन के लिए समुचित प्रावधान किए गए 109, 110 और 111 के तीनों आर्टिकल इन ब्यूरोक्रेट्स को जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं, संरक्षण प्रदान कर सकते हैं और इनको अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। यही भावना के तहत इन प्रावधानों को रखा गया था, जिससे ब्यूरोक्रेसी मजबूता से था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि राजनीति ने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पूरा और कंप्लीट नियंत्रण कर लिया। अब जो है इवन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक माइलस्टोन जजमेंट जारी दिया था, जिसके तहत जो है 7 बिंदु जो है जजमेंट था और ये अपेक्षा की गई थी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस 0 हो जाए। लेकिन 2006 से 2022 में 16 सालों में उसको इतने फॉल्टी ढंग से जो है ना जमीन पे इम्प्लीमेंट किया गया कि आज ये स्थिति है जमीन की कि सिपाही से लेकर जी सभी पॉलिटिकल मेहरबानी से पोस्ट होते हैं और पॉलिटिकल मेहरबानी के दौरान ही वो अपने पदों पर रह सकते हैं। और राजनेताओं का जो इंटरफेरेंस तो छोड़िए, कंट्रोल जो है फुल एंड कंप्लीट हो। तो सवाल ये उठता है कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से आए इतने संरक्षण के बाद अपने थोड़े से लाभ के लिए, पोस्टिंग के लिए, इसके लिए छोटे से लाभ के लिए वो किसी भी हद तक जो है जाने के लिए तैयार है और किसी भी हद तक वो नेताओं की बात और उनको उपकृत करने के लिए तैयार हैं और कई बार तो जो है उनके दुष्कृत्यों का भी वो हिस्सा बन रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार का भी हिस्सा बन रहे हैं। प्रॉब्लम है क्या? ये अत्यंत ही दुख की बात है। अब सवाल इसमें उठता है कि जो भी स्थिति है इसमें परिवर्तन तो हमें नियम, कानून और व्यवस्था को बदलकर ही लाना। एक बात हमें बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा कि नियम, कानून और व्यवस्था में परिवर्तन करना किए बिना हम कोई भी स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकते। इस बिंदु पर मैंने काफी जोर दिया है कि हमारे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री ने जो भी उस समय के हालात रहे, उन्होंने जो है अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे उनको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया पार्लियामेंट। फिर जो है
That means I don't fully agree with that, सर, क्योंकि क्या हुआ था। आपका मतलब है कि जो नियम कानून है वो एज इट इज अडॉप्ट नहीं किए गए, हाँ किस चीज से सहमत नहीं है? हाँ, द प्रॉब्लम वॉज उस समय उतनी इंटेलेक्ट भी नहीं थी। एक सेलेक्ट कमेटी बना के जो ये कर रहे थे, उन लोग अपनी कोशिश में लगे हुए थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को जितना जल्दी लागू हो पाए। सेम थिंग द पाकिस्तान वॉज नॉट एबल टू डू इट टिल 1956। अपन 1950 में उसको अचीव कर लिए थे, एंड इट वॉज अ टीडियस प्रोसेस, क्योंकि संविधान की बात नहीं करती, मैं तो वो जो नियम कानून एक्ट जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, उन्हें एज इट इज आपके ऊपर थोपा गया, इसमें कोई भ्रम है क्या? नहीं, इसमें भ्रम नहीं है, बट उसमें उसको चेंज करने की पावर पॉलिटिकल सिस्टम को दिया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन itself। वो धीरे धीरे ठीक करना अपनी ड्यूटी है ना, एक्ट को ही अमेंड करते हैं ना, एक्ट को अमेंडमेंट का पावर भी तो था ना। हाँ, एक्ट को अमेंड करने का पावर था ही, और आज भी है। तो 75 सालों में क्या हम उन नियम कानूनों को बदल पाए? क्या हमारी वो सोच रही कि हमें इन्हें पारदर्शी बनाना है, हमें इन्हें डेमोक्रेटिक बनाना है, इसमें जो लॉर्डशिप के प्रावधान है वो लॉर्डशिप के प्रावधान हटाना है, अकाउंटेबिलिटी लाना है, और यदि जानबूझकर गलत निर्णय लिया जाता है तो कंपनसेशन का प्रावधान भी करना है। ये कहीं ना कहीं पहले ऑब्जेक्टिव का हिस्सा बनना चाहिए था ना, हमारी सोच का हिस्सा बनना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ इन राजनेताओं की ये सोच का हिस्सा ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये जो भारतीय गुलामों पर जो शासन करने के लिए नियम कानून इन राजनेताओं को बहुत सूट कर रहे थे, और उन्हीं सब चीजों का उपयोग करते हुए उन्होंने अपना नियंत्रण, जो पहले अंग्रेजों का नियंत्रण था, अब वो जो है भारतीयों का नियंत्रण हो गया, और उसको जो है ग्राउंड पर उतारने के लिए जो व्यवस्था बनी थी, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, वो भी अंग्रेजों ने लॉर्डशिप की व्यवस्था बनाई थी भारतीय गुलामों पर शासन करने की। आज भी आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है, ब्यूरोक्रेसी भी उन्हीं नियम कानूनों से गवर्न हो रही है। आज जो है एक पटवारी आपका गलत नामांतरण, गलत जो है ना नापतौल कर दे, तो उसके जो है इस उपद्रव से निपटने के लिए आपकी जिंदगी भी छोटी पड़ जाती है, और उसका जो है उसका कोई जो है उत्तरदायित्व नहीं है। यदि उसने जो है वो जानबूझ के गलत नापतौल की है तो उसको कंपनसेशन का प्रावधान अपने नियम कानूनों में किए ही नहीं, इसकी क्या अकाउंटेबिलिटी? दे आर जस्ट लॉर्ड। तो हमारी राजनीतिक सोच में कभी ये विचारधारा ही नहीं आई कि हमें अपनी पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को और जुडिशरी को अकाउंटेबल और पारदर्शी बनाना है। इवन जुडिशरी कैन नॉट बी लॉर्ड, जुडिशरी हैज टू बी अकाउंटेबल। जुडिशरी का काम न्याय करना है। यदि तथ्यों को अनदेखा करके कोई अन्याय करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होना चाहिए, और उसे जो है ना जुडिशरी से बाहर किए जाने का भी नियम कानून में प्रावधान होना चाहिए। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? जी जी जी। अच्छा, अब और तीसरी बात बताइए कि ऊपर जो राजनीतिक संगठन लाया गया जो ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत, उसका एग्जीक्यूशन जो है वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के माध्यम से किया। हमारे संविधान में कहीं पार्टी शब्द का उपयोग नहीं है। पार्टी का रजिस्ट्रेशन और ये सब व्यवस्था पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 से आई है, और ये इतना फॉल्टी एक्ट बनाया गया जिसमें कि किसी भी राजनीतिक दल जो है ना रजिस्टर हो जाता है, और वो एक प्राइवेट कंपनियों जैसा पेश आ रहा है। तो इस एक्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि आपका जो है ना इंटरनल डेमोक्रेसी हो। इस एक्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि आपके कौन से कंडक्ट जो है वो डूज और डोंट में जाएंगे, और जो कंडक्ट डोंट में जा रहे हैं उन्हें अपराध बना के जेल जाने की व्यवस्था की जाए। तो हमने एक बहुत लचर, ढीली पीली, नेताओं के फायदे वाली व्यवस्था जमीन पे उतार दी। यही कारण है कि आज जो है ये राजनीतिक पार्टियां प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, परिवार की कंपनियां बन गई हैं। क्या इस हकीकत से आप मुंह मोड़ सकते हैं क्या? नहीं, आप इससे असहमत हैं क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। See, any system, sir, नियम कानून गुलामों वाले हैं,
जो व्यवस्था और नियम कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली है वो लॉर्डशिप की है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो निर्णय ले तो उसकी मर्जी, निर्णय ना ले तो उसकी मर्जी, घूस खाकर निर्णय ले तो उसकी मर्जी। सफर करना भारतीय गुलामों को है, राइट। अब उसके ऊपर जो पॉलिटिकल सेटअप रखा, उसमें जो है ना आपने राजनीतिक पार्टियां लाई। राजनीतिक पार्टियां जो है किसको वोट दे रही, किसको टिकट दे रही हैं, किसको प्रतिनिधि बना रही हैं? जो ज्यादा पैसा देगा उसको, बड़े नेताओं के बच्चों को, जाति और धर्म के आधार पर जो जीतने की जो उनकी संभावना ज्यादा है, ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को, योग्यों को नहीं, अयोग्य व्यक्ति। और चौथी बात, राजनीतिक पार्टी के लोग जो अपने स्वार्थ के लिए जुड़ रहे हैं, उनको जो है फूलमाला भी पहना रही है, उनको टिकट भी दे रही है, उनको मंत्री भी बना रही है, और बहुत सारी परिस्थितियों में उन्हें पैसे भी दे रही है। अब पांचवा जो है, अपराधियों को बड़ी संख्या में टिकट दी जा रहा है। तो सेशन साहब के पहले अपराधियों को चुनाव व्यवस्था के बाहर यूज किया जाता था। जब जो है सेशन जी ने ऐसे हालात बना दिए कि अपराधियों का आप जो है चुनाव व्यवस्था में यूज नहीं कर सकते हैं, तो राजनेताओं ने उसका काट ये सोचा कि हम अपराधियों को ही टिकट दे देते हैं, और वो अपराधी इतने खूंखार होंगे कि वो जेल से भी जीतेंगे। आपकी औकात नहीं है कि आप उनको वोट ना दें। तो जो सेटअप है, अच्छा, उसके साथ में आपने जो है एक व्यवस्था कर दी है पार्टी व्हिप की। तो आपका चुना हुआ प्रतिनिधि आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्लियामेंट में वो पार्टी व्हिप से बंधा हुआ है, और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधा हुआ है। तो फिर आपकी हैसियत क्या हुई? तो आपका स्टेटस मेरी नजरों में एक वोट देने वाले गुलाम का है। और आपको जो है कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है कि आप वोट हमको ही दें, तो हम फ्रीबी की आपको लत लगा रहे हैं, दारू की लत लगा रहे हैं, आपको जो है ना पैसा बांट रहे हैं, बिजली बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, और मूर्ख बना के एन के प्रकार हम सत्ता में काबिज बने हुए हैं। जहां पर जो है ब्यूरोक्रेट्स जो 40 साल अपनी सेवाएं दे रहा है, उसे 2004 के बाद पेंशन का हक नहीं है, वहीं ये राजनेता 6 से 7 पेंशन भी ले रहे हैं। तो मोटी खाल की भी कमी नहीं है, पर्क से भी ढेर सारे ले रहे हैं। यह वॉइस वोट पे जो है ना अपने फायदे के सभी चीजों को इनेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं खुद को नियम बनाना है। तो इस व्यवस्था में आपको प्रजातंत्र कहाँ दिख रहा है, आजादी कहाँ दिख रही है? मैं देखता हूं कि इट इज ए ट्रांसफर ऑफ पावर, जो कि गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को गया, और उन काले अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था को मर दिया है जिसमें डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। इस पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। यही कारण है कि क्राइम फ्री भारत ये मानता है कि हमें एनर्जी मॉडल के माध्यम से ये व्यवस्थाएं बदलना होंगी। और ये व्यवस्थाएं, मिस्टर अय्यप्पन, आप एक बात समझ लीजिए, ना तो ये आंदोलन से बदल सकती हैं, ना जो है ना जुलूस से, ना धरने से, ना चक्का जाम से, ना दिल्ली जाने से, ना जंतर मंतर पर इकट्ठे होने से। इनके बदलने का केवल एक ही तरीका है कि पार्लियामेंट के मंदिर में बैठने की जो है ना शक्ति हासिल की जाए, और फिर अपने जो ये सोच है, जो ऑब्जेक्टिव पहले से प्रोनाउंस किए गए हैं क्राइम फ्री भारत के, उसके अनुरूप जो है व्यवस्था पार्लियामेंट के माध्यम से जमीन पर उतारी जाए, जिसमें पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेती है तो दे शुड बी मेड टू सफर, एंड दे शुड बी मेड टू पे कंपनसेशन आल्सो। अब आप ये बताइए, आपको ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी सुरक्षा करे। दिस इज द सार्वभौमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर चुनी हुई सरकार की। वो जो है आपकी सुरक्षा नहीं कर रही है। आप जो है अपना हथियार भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं जब तक वो लाइसेंस नहीं देंगे। तो आप अपनी सुरक्षा के लिए आपको कैपेबल नहीं बनाया गया है। यू डोंट हैव द वेपन टू डिफेंड योरसेल्फ। कोई भी आपको धमकी देके जो है आपको मारने के लिए आ जाए, और ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो, इसका हमने कोई मजबूत आधार पैदा नहीं किया है।
क्या इस विवेचन से आप सहमत हैं या आपकी धारणा इससे हटके है? मेरा कहना है सर, इफ यू क्रिएट वन मोर पॉलिटिकल पार्टी विदाउट द करेक्ट बाय लॉज, अल्टीमेटली वो भी उसी की तरफ ट्रेंड करेगा। तो व्हाट आई से इज इश्यू बेस्ड, अभी क्या है, इट इज पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स। We want an issue-based politics and floating votes. So we create a party in which there is no foundations, everybody is liable to put up his views, and there is a right to recall the person whom we have elected. This may become a solution, and I'm not that learned for all these, but I think we do whatever we are capable of. See, in any system, if you consider इसमें आपको टोकना चाहता हूँ, और उसको टोकने के पीछे एक कारण है। तो आप लाइट जला लीजिए तो आपका चेहरा इल्यूमिनेटेड, बिजली गोल हो गया। अदरवाइज आपकी, अच्छा ओके। तो मेरा कहना ये है कि यदि आप इनका गेम खेलोगे तो आपको वो सब गंद करना पड़ेगी जो ये कर रहे हैं। ये कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। लिहाजा उसको काउंटर करने के लिए ही हमने एनर्जी मॉडल निकाला है कि हर कोई अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से एनर्जी के माध्यम से जोड़े, और फिर उन ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से हम बिना चुनाव प्रचार की पार्लियामेंट में बैठने के लिए इस सोच को रखने वाले लोगों को जिताएं और उनके माध्यम से नियम कानूनों में परिवर्तन करें। तो मेरा केवल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसमें ये है कि यदि आप पॉलिटिकल पार्टी जो है ना बनाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के पहले जो है ना शक्ति संधारण करिए, वो एनर्जी मॉडल से आएगा। और एनर्जी मॉडल जो है वो ये कह रहा है कि हर कोई अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ना है। तो जैसे आप उसको ऊर्जाकृत करेंगे तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो जैसे ही कोई चुंबक अपने प्रभाव क्षेत्र के लोहे के पास पहुंचेगा तो वो स्वतः चुंबक में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही क्रम जो है ना आगे चलता रहेगा। जो चुंबकीकृत होगा वो अपने प्रभाव क्षेत्र के दूसरे लोगों को जो है ना चुंबकीकृत करेगा, और पूरा भारत चुंबकीकृत हो जाएगा। अब इसमें एक प्रश्न हमेशा उठाया जाता है कि क्या हर व्यक्ति को प्रभाव क्षेत्र में चुंबकीकृत किया जा सकता है? तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है और नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो लोहा है वही चुंबकीकृत होगा, जो पत्थर है वो चुंबकीकृत नहीं होगा। तो हमने दो तरीके के पत्थर हर प्रभाव क्षेत्र में देखे हैं। एक वो पत्थर हैं जो आज की व्यवस्था से लाभ ले रहे हैं और वो आज की व्यवस्था को बिल्कुल नहीं बदलना चाहेंगे। जैसे आज के सभी राजनेता उस कैटेगरी में आएंगे। वो क्यों बदलेंगे इस व्यवस्था को जिसका वो लाभ ले रहे हैं? तो वो हमारे लिए पत्थर तुल्य हो गए। और एक दूसरे कैटेगरी के पत्थर ये हैं जिनके इतने नकारात्मक जो है एक्सपीरियंस हैं कि उन्हें लगता है कि कुछ भी होना संभव नहीं है। तो क्योंकि उनकी नकारात्मकता के कारण, उनकी जो है ना नेगेटिविटी के कारण, उनकी सोच वो गलत नहीं है, लेकिन उनके अनुभव इतने नकारात्मक हैं कि उन्हें लगता है कि इस देश में इन नेताओं के रहते हुए कुछ भी संभव नहीं है। तो उन्होंने ये मान लिया है कि भारत में कुछ भी नहीं हो सकता है, तो वो हमारे लिए पत्थर तुल्य हो गए। अब हम आपको एक दूसरी व्यवस्था बता रहे हैं कि आपको अपने प्रभाव क्षेत्र के कुछ लोगों को, हम तो आपको बहुत छोटा सा टारगेट दे रहे हैं। यदि हम आज शुरू करते हैं और 10 लोगों को वो करते हैं, ऊर्जाकृत करते हैं, और अगले दिन मतलब दूसरे दिन वो 10 लोग 10 को जो ना ऊर्जाकृत करते हैं, तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन हम 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन हम 10,000 हो जाएंगे, पांचवें दिन हम 1 लाख हो जाएंगे, छठवें दिन हम 10 लाख हो जाएंगे, सातवें दिन हम 1 करोड़ हो जाएंगे, आठवें दिन हम 10 करोड़ हो जाएंगे, और 9वें दिन हम 100 करोड़ हो जाएंगे। जो व्यक्ति पहले दिन शुरू किया है वो 10 लोगों को ऊर्जाकृत कर रहा है, और जो 9वें दिन करेगा वो 90 लोगों को ऊर्जाकृत करेगा। तो 90 धन 10 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब है ऑन एन एवरेज हमें 50 लोगों को ही ऊर्जाकृत करना है, जो कि बहुत छोटा सा टारगेट है। मतलब
हर दिन 5 व्यक्ति ऑन एन एवरेज यदि हम ऊर्जागत करते हैं तो हम इस परिणाम पर पहुंच जाएंगे। और जब हमारे द्वारा यदि 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों को हम यदि क्राइम फ्री भारत से जोड़ लेते हैं और उनको हम थाली बजाकर दीपक जलाकर और छोटे वीडियो के माध्यम से अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को क्या करना है यदि ये उनको बताते हैं, जो उनका पति कर्तव्य भी है, तो इस बात की संभावना है कि शायद बेबस होकर वो नियम कानून बना दे। हालांकि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि वो वर्तमान व्यवस्था से ज्यादा खुश हैं, उसका दोहन भी कर रहे हैं, रातों रात अमीर भी हो रहे हैं। लिहाजा इस व्यवस्था को बदलने में उनकी रुचि होना बहुत मुश्किल मुझे। अब जो है इस दौरान ढेर सारे नियम कानून के प्रारूप भी जो है ना क्राइम फ्री भारत बना रहा है, टेक्नोलॉजी भी कुछ डेवलप कर रहा है और उसने कुछ सेट ऑब्जेक्टिव रखे हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव उसने रखा है कि पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र का गला घोंटा है, लिहाजा हमें अच्छे भारत के निर्माण करने के लिए पार्टी विहीन प्रजातंत्र लाना होगा। लोग ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या विश्व में कहीं पार्टी विहीन प्रजातंत्र है? तो बहुत सारी चीजें कहीं से ओरिजिनेट होती हैं। भारत शायद आगे चल के इस कॉन्सेप्ट के लिए विश्व गुरु बने, राइट। दूसरी बात है कि हमें अपराधी विहीन जो है राजनीतिक व्यवस्था चाहिए, तो अपराधियों का बोलबाला नहीं होना चाहिए। मिस्टर ईपी विल बी सरप्राइज्ड कि अभी 2022 का जो चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की विधानसभा है, उनके अपने एडमिशन के हिसाब से 205 व्यक्ति जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। इस प्रकार आज की डेट में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 51% जो है ना क्रिमिनल्स बैठ रहे हैं। ये बहुत अप्रिय और लज्जाजनक स्थिति है। इस स्थिति को क्या ये राजनेता बदलेंगे? ये तो जो है ना भर भर के जो ना अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, क्योंकि अपराधियों की जीतने की संभावना बाकी अच्छे व्यक्तियों से 3 गुना ज्यादा होती है। ये मंत्र इनके लिए बहुत काम का है, तो ये तो खोज के ऐसे अपराधियों को खोज रहे हैं जो जीतने की संभावना रखते हैं और हर पार्टी वाले उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव जो अपराध मुक्त जो है राजनीति का। देन तीसरा है कि जो खर्चा है, एक खर्चे ने हम लोगों को भ्रष्टता में जो घुसड़ दिया है, अच्छे लोग जो है ना दूरी रख रहे हैं। तो हमने ढेर सारे वीडियो जारी किए हैं जिसमें ये समझाया है कि एक्सपेंडिचर फ्री ऐप बेस्ड जो है इलेक्शन अरेंजमेंट होगा, जो आज की तुलना में 1000 गुना बेटर होगा, 1000 गुना ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, प्रशासन और पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम इसके माध्यम से 2 तरीके के चुनाव करा पाएंगे। पहले लेजिस्लेचर का चुनाव कराएंगे, फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का चुनाव कराएंगे। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर की जो है रहमो करम पर नहीं रहेगा, तो वो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होगा, जवाब देना होगा। और ये जब सब जवाब जो है ये एक्सट्रैक्ट तैयार करके अगले समय में जब हम जो है एक्सपेंडिचर फ्री भारत ले आएंगे, तो ये सब प्रश्न और इनके जवाब जो है वो इनको ग्रिलिंग के लिए यूज किए जाएंगे। तो हम एक बहुत ही पावरफुल व्यवस्था ला सकते हैं। फिर हमें साइबर क्राइम फ्री और क्राइम फ्री भारत, तो पहले साइबर क्राइम फ्री भारत लाना है। माननीय मैं नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद दूंगा, आरबीआई का भी हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऑलरेडी फोन पे एक्सेट्रा जो है इस तरह से चालू कर दिया है कि आज नॉर्मल लेबर से लेके हाथ ठेले वाला वो फोन पे के माध्यम से भुगतान कर रहा है। और एक नया व्यवस्था भी चालू हुई है जिसमें हमें स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, तो हम बेसिक फोन से भी फोन पे का उपयोग कर सकते हैं। तो हम इन चीजों को पॉपुलराइज करें और हमें जो है पेपर करेंसी फ्री भारत का निर्माण करना होगा। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो स्वतः खत्म हो जाएंगी। हवाला स्कैम्स नहीं होंगे, भ्रष्टाचार होना संभव नहीं होगा, ड्रग और माफिया और नारकोटिक जो है ना पैसे की सप्लाई बंद हो जाएगी, नक्सल्स को सब पैसे की सप्लाई बंद हो जाएगी, टेररिस्ट को बंद हो जाएगी। तो एक तीर से सैकड़ों निशान बनेंगे। और फिर इसमें 2% का ट्रांजैक्शन फीस रख दिया जाएगा
और उससे इतना रेवेन्यू जनरेट होगा कि जो आज भारत जो है इतने हैवी टैक्सेशन के बाद और जीएसटी के बाद कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, इससे 10 गुना ज्यादा जो है रेवेन्यू डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अवेलेबल होगा और हम टैक्स फ्री भारत बना पाएंगे। फिर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग वाले कॉन्सेप्ट से किसानों की आय ओवरनाइट 5 गुना बढ़ा पाएंगे, दुगना नहीं 5 गुना। और इसके लिए एक पूरा मॉडल जो है वो रेडी है। अभी मुझे उस पर विस्तारित करके बताने का मौका नहीं मिला है, बहुत जल्दी 5-6 वीडियो के माध्यम से मैं उसे समझाऊंगा कि कैसे ये इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट भारत में समृद्धि लाएगा, भारत को निरोगी बनाएगा, भारत को दीर्घायु बनाएगा। और भारत जो है वो गेहूं चावल नहीं बेचेगा, गेहूं चावल को प्रोसेस करके उसमें औषधियों को मिलाकर आपको निरोगी बनाएगा और आपको दीर्घायु बनाएगा। और ये जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं ये जो है अमृत तुल्य होंगे और ये अमृत के भाव पर ही विदेशों को बेचे जाएंगे। तो भारतीयों को ये दो एमएसपी से 3 एमएसपी के बीच में बेचे जाएंगे और बट विदेशियों को ये 10 एमएसपी से 100 एमएसपी के बीच में बेचे जाएंगे। और समृद्धि जो है ना भर भर के जो है ना भारत में आएगी। क्योंकि आप अपने भूतकाल को देखिए, आप जो है आपकी साड़ियां, आपकी ये सब चीजें सोने के भाव बिकती थी। तो भारत जो है जो सोने की चिड़िया था वो इसलिए था क्योंकि वो अपनी चीजों को सोने के भाव बेच पाता था। ये 1st सेंचुरी का इटली का रिकॉर्ड है जिसमें इटली की गवर्नमेंट एक ऑर्डर जारी कर रही है कि हमें भारत से अपना व्यवसाय कम करना होगा क्योंकि हमारा सोना भारत चला जा रहा है। तो अब जो है सोने को रोकने का केवल एक ही तरीका है कि हम भारत से अपने व्यवसाय को रोकें जिससे हमारा सोना बचे। क्योंकि भारत हर चीज को सोने के भाव से बेचता था, चाहे वो मसाले हो, चाहे वो साड़ियां हो। तो हमें अब जो है ये बाकी प्रोडक्ट तो हम बेचते ही रहेंगे, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो सोने के भाव से बिकेगा। क्योंकि आज चारों तरफ से जो है ना बीमारियां बांटी जा रही हैं। आज हमारे फार्मर्स जो है वो अन्नदाता के बजाय जो है वो कैंसर दाता बन गए हैं। उन कैंसर के लिए ये बात मेरा मानना है कि 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, जहां जहां भी उपयोग हो रहा है, आप पंजाब में देख लीजिए, घर घर में कैंसर की बहुमार पड़ी हुई है, कैंसर ट्रेन्स चल रही हैं। ये स्थिति दूसरी जगह भी होने लगी है लेकिन लोग छिपाते हैं, कहते नहीं हैं। लेकिन कैंसर एक बहुत बड़ी विभीषिका भारत के लिए बनने वाला है, ये बात आप समझ लीजिए। दूसरा जो है किसान केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का तो यूज कर ही रहे हैं, वो भी भर भर के। तो हमारा जो पूरी फूड चेन है वो कार्सिनोजेनिक हो गई है। जो तना जो है उस केवल ग्रेन नहीं, उसका तना जो है जैसे पशु खा रहे हैं, जैसे गाय खा रही हैं, वो केमिकल जो है उसमें जहर मिला हुआ है जो कि कार्सिनोजेनिक है। फिर हमारे ये प्रबुद्ध जो है ना लोग हर चीज में हार्मोन्स डाल रहे हैं जो कार्सिनोजेनिक है। तो आप ये देखिए, गाय, भैंस, बकरियां, मुर्गियां, फल, सब्जी सभी में हार्मोनल इंजेक्शन ठोके जा रहे हैं और बेशर्मी से ठोके जा रहे हैं। तीसरा जो है, आप ये देखिए, जो आप दवाइयां खा रहे हैं ये अननोन केमिकल एलिमेंट्स हैं। इवन जो विटामिन हैं जो कि केमिकली मेड हैं, दे आर हार्मफुल टू यू। भर भर के विटामिन, भर भर के दवाइयां, आप जो है टोटल कंजम्पशन बाय वेट आपका जो है प्रोटीन का कम हो गया है, दवाइयों का ज्यादा हो गया है। वो आपको बीमारियां बेच रहे हैं और समृद्धि यहां से ले जा रहे हैं। लिहाजा ये जो आजकल का जो ट्रीटमेंट है, भारत यदि अपना कल्याण करना चाहता है तो उसे इमरजेंसी को छोड़कर अपनी ओरिजिनल पैथीज पर लौटना चाहिए, नेचुरोपैथी पर लौटना चाहिए, हमारे जो है ना दादा और उनके दादियों के नुस्खे पे लौटना चाहिए, हमें अपने आयुर्वेदा पे लौटना चाहिए और होम्योपैथी पे लौटना चाहिए। और सभी मिलके इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में यदि ह्यूमैनिटी की सेवा करें तो ज्यादा कल्याण। अब मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूं कि आप 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध जो है ना कंज्यूम हो रहा है। तो 48 करोड़ लीटर दूध जो है वो टैंकरों में, मतलब जितना टैंकरों में जा रहा होगा
उसे हमारा ना कोई प्रशासन देख पा रहा है, ना कोई देख पा रहा है। और जो टैंकर के में जो है दूध भेज रहे हैं, उनके पास भैंसे नहीं है, गाय नहीं है, बकरियां नहीं है, तो वो टैंकरों दूध कहाँ से बन रहा है? वो केमिकल जो है सब्सटेंस से बन रहा है। और इसके बारे में एक रिसर्च की गई है जो कह रही है कि यदि केमिकली मेड मिल्क या उसके प्रोडक्ट को यदि लगातार 4 साल तक यदि सेवन किया जाएगा तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। तो इन पांचों चीजों से मिलाकर मेरा ऐसा आकलन है कि आने वाले 5 साल में यदि मिड कोर्स करेक्शन नहीं किया गया तो हर 3 भारतीयों में 2 भारतीय कैंसर से पीड़ित होंगे। और जब आपके परिवार के जब 2 सदस्य जो है ना अस्पताल में भर्ती होंगे तो उसकी सेवा के लिए तीसरे व्यक्ति की जरूरत होगी। तो भारत की 99% पॉपुलेशन कल कैंसर जैसे जो ना उससे जो है ना जूझ रही होगी। उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी, फिजिकल स्थिति क्या होगी, इकोनॉमिक स्थिति क्या होगी, आपकी एग्रीकल्चर कहाँ जाएगी, आपका व्यवसाय कहाँ जाएगा, आपकी इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, जरा सोचिए। कोरोना ने भी हमको ये बताया है कि ये रुपए खींचने की मशीनें हैं, ये जो है मानवता से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये एक मिड कोर्स करेक्शन की जरूरत है यदि हम चाहते हैं कि अपना भारत जो है सही मायने में निरोगी और समृद्ध हो। तो हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो हमने एक पूरा मॉडल तैयार किया है जो भारत को जो है ना भर भर के समृद्धि देगा। फिर हम और भी ढेर सारे कॉन्सेप्ट लाने के मूड में हैं, जैसे लाइफ टाइम वारंटी कॉन्सेप्ट। तो कोई चीज ऑब्सोलीट नहीं होगी, रॉ मटेरियल विल बी एक्सट्रैक्टेड एंड विल बी रीयूज, पुट टू द यूज। तो एवरीथिंग इज रीयूजेबल। आज वो हम वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम लाइफ रिस्की जो है ना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। यदि हम लाइफ टाइम वारंटी देने लगेंगे और वो सब चीज वापस लेके उसको जो है ना रीप्रोसेस करके उसको रीकार्बोनेशन कर देंगे तो एक बड़ी समस्या का समाधान होगा। अब सवाल यह है कि क्या आज के राजनेताओं को इतनी समझ है? क्या जो है आज हर कोई अपने आज के सर्वाइवल के लिए नहीं जी रहा है? क्या लेफ्ट राइट और सेंटर जो है हर कोई जो है धन कमाने के लिए नहीं लगा हुआ है? इस देश के भविष्य के बारे में सही सोच और सही रणनीति मैं तो नहीं देख पा रहा। मिस्टर दीपन, आप देख पा रहे हैं क्या? तो मेरा 2 सवाल आपसे है कि जो मैंने इस मॉडल को आपको समझाया है और जो हमने प्रस्तुतियां बताई हैं, इससे आप किस हद तक सहमत हैं? और The theory is very, very perfect, sir. बहुत अच्छा है. But the problem is we having a very low GDP per capita, means we are 122nd in the world. and we करते हैं कि आप मोटे तौर पर सहमत हैं। हम आपको 24 घंटे का समय दे रहे हैं। अब इस बारे में आपको कहाँ दिक्कतें महसूस हो रही हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाइए। कल हम 1 घंटे का सेशन करेंगे जिसमें एक पॉइंट को जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम आपको जो है ना उस पर अपने विचार दूंगा। और आप ये पाएंगे कि जो हम समाधान बता रहे हैं उसमें ना तो आपका कुछ खर्च हो रहा है, ना आपकी कोई रिस्क है, ना आप किसी नियम कानून को तोड़ रहे हैं, और इसके बावजूद भी आप एक अच्छी व्यवस्था जो जितने सारे हमने ऑब्जेक्टिव बताए हैं वो सब ऑब्जेक्टिव बड़ी आसानी से जमीन पर उतर जाएंगे और भारत को किसी दूसरे देश की तरफ नहीं देखना होगा। हमें दूसरे देश की तरफ नहीं देखना है। आप ये नहीं कहेंगे कि कहां पे पार्टी विहीन प्रजातंत्र है। भारत एक ऐसा देश है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, उसके पास वैदिक ज्ञान है। हमारे जो है ना उसमें तो पार्टियां कभी नहीं रही हैं। हमारे उसमें तो जो है ना न्याय की बात हुई है, राजधर्म की बात हुई है। ये पार्टी तंत्र तो जो है ना विदेशी जो है ना वो है। तो हम जो है आपके हर जो है ना प्रश्न का जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम आपका जवाब देंगे, नंबर 1। नंबर 2, यदि जरूरत होगी तो एक की बजाय हम कई सेशन रखेंगे जिससे कि हर छोटी क्वेरी को हम एक सेशन में बांटेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपकी परीक्षा का जो है ना समाधान हो और आपके माध्यम से भारत के हर नागरिक की परीक्षा का समाधान हो।
क्योंकि मैं आपको जो है अपने जूनियर कलीग के रूप में नहीं देख रहा हूं, मैं आपको उस ऊर्जा के रूप में देख रहा हूं जिसके माध्यम से ये ज्ञान जो है भारत के हर नागरिक तक पहुंचेगा और इस देश का कल्याण करेगा, इस देश की व्यवस्था बदलेगा, इस देश के नियम कानून बदलेगा, इस देश की जो गवर्निंग व्यवस्था है, चाहे पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी है, उसे ट्रांसपेरेंट बनाएगा, उसको लॉर्डशिप का जो अभी वर्तमान जो सिस्टम है उसको हटा देगा, उसको अकाउंटेबल बनाएगा। ऐसा हम कर पाएंगे और उसके ऊपर जो है फिर हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व को जो भी बदलेंगे, जिसमें कि हमने आपको एक छोटी सी हल्की सी एक झलक दी है, आगे चल के उस पर अपन विस्तार से बात करेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें 1300 से भी अधिक वीडियोज हैं, कृपया उन्हें अपने समय और अपने उसके हिसाब से देखें, उस पर विस्तृत कमेंट करें। आपके जो सुझाव हैं उन्हें हम अपनी रणनीति में सम्मिलित करेंगे और आगे चल के एक न केवल अपराध मुक्त भारत बनाएंगे बल्कि निरोगी और समृद्ध भारत बनाएंगे और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित भी करेंगे। यह हमारा संकल्प है। क्या कहना है युपन साहब आपका? सर मेरे को एक बेसिक डाउट यही है कि द मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे अपने सर जो मोस्ट एजुकेटेड थे, they went into the executive, the IAS and the IPS. And if they cannot keep up the executive to function as an executive, how can we expect the poor, the needy, who are dependent upon others to be independent? क्योंकि उनको वो इकोसिस्टम दे दिया गया है जिसमें अच्छे लोग आइकॉन नहीं, जिसमें टेक्निकल लोग आइकॉन हैं, जो अपने लाभ के लिए जो है जमीन पे बिछ जा रहे हैं वो आइकॉन है, जो अपने लाभ के लिए और अपने को जो है ना अच्छी पोस्टिंग के लिए, मलाईदार पोस्टिंग के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं, वो जो है ना उनके आइकॉन है। अच्छे लोग उनके आइकॉन नहीं है। अच्छे लोगों को कहा जाता है देखो वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो किनारे बैठा हुआ है। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल। और दूसरी बात यह है कि हम स्वार्थी हैं जब हमें हमारा जो है एंट्री जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे हुई है, किसी की मेहरबानी से नहीं हुई है, संविधान ने हमको प्रोटेक्शन दिया है, फिर भी हम देश हित में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमसे ज्यादा स्वार्थी और कोई हो सकता है क्या? मतलब हम अपने छोटे से लाभ के लिए भी जो है ना किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। ये व्यवस्था बदलना पड़ेगी, ये आइकॉनिक वैल्यू बदलना होंगी, नियम कानून में ऐसा प्रावधान करना होगा कि आप अकाउंटेबल होंगे तो आप गड़बड़ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको घेरा जाएगा, आपको अकाउंटेबल बनाया जाएगा, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, हो सकता है जेल भी जाना पड़े, कुछ भी जो है ना होने की संभावना निर्मित हो सकती है। जब आप जो कॉन्सिक्वेंसेस बदल जाएंगे, एक्शन और उसका जो रिएक्शन और एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस का आपस में जो कोरिलेशन बदल जाएगा, तो ये सब चीजें स्वतः बदल जाएंगी। इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज भी सर इम्पार्शली यदि लॉ को फॉलो कर, ये सेशन थोड़ा सा लंबा जा रहा है तो मैं आपसे बात करता हूँ कि आप इन पॉइंट्स को 24 घंटे में आप बाकायदा बिल्कुल जॉट डाउन करें और पॉइंट हैं और फिर अपन डिसाइड कर लेंगे कि वो एक सेशन में अपन हैंडल करेंगे या 3 या 4 सेशन में हैंडल करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम हर दिन एक सेशन करेंगे, लेकिन हम यदि सोच पा रहे हैं, व्यवस्था जमीन पे उतार पा रहे हैं और एनर्जी मॉडल के माध्यम से बिना खर्च किए हुए हम अपने लोगों को पार्लियामेंट में भेज पा रहे हैं और वर्तमान जो है ना व्यवस्था को बदल पा रहे हैं, तो सिर्फ जो है मन का संशय अपने संकल्प से बदल दीजिए, बस इतना ही करना है। जो संशय है आपको क्या करना है, हर दिन 10 लोगों को जोड़ना है और ये इंश्योर करें कि वो भी आगे 10 लोगों को जोड़े हैं। 9 दिन में ही आपका जो ना चमत्कार जमीन पे आ जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मुझे लगता है कि अब मैं जो है अगले सेशन का इंतजार करना चाहिए। ओके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।